हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के 2021-22 और 2022-23 के 2 साल प्रीवियस ईयर के 7 नंबर में पूछे जाने वाले सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। 2021-22 के लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया था। ड्रॉ दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द स्टैंडर्ड कैलमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में बच गया था, इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि 2022-23 में पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है, इसका टॉपिक ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर डाई इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसके नाम से ही मालूम होता है इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल मतलब होता है केमिकल एनर्जी। मतलब कि यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि चार्ज डिफरेंस को इसमें मेजर करते हैं बाय द कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इसमें केमिकल का हम लोग यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से हम लोग पता करेंगे कि उसमें कौन कौन सी जो एनालाइट की कंसंट्रेशन कितना है, जिसको पता करना है उसके कंसंट्रेशन को, एनालाइट को, उसके प्रॉपर्टी को पता करेंगे। ठीक है, जनरेट करंट फ्लो बिटवीन दी 2 हाफ सेल। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या 2 हाफ सेल से, मतलब एक सेल 2 हाफ सेल से बना होता है। इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं आप। अगर आप इस स्ट्रक्चर को, इस कंस्ट्रक्शन को आप समझ गए, समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आप उसको लिख सकें। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रोड, इसमें जैसे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, हाफ सेल ए हो गया, एक हाफ सेल हो गया, 2 हाफ सेल मिल करके बनाते हैं एक सेल। इसमें इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एक होता है जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का काम करता है। ठीक है, एज ए कैथोड। जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होता है। देखिए, इसमें कंटेनर में जिंक सल्फेट है और इस वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट है। जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विच एक्ट एज द एनालाइट, जिसको हमको पता करना है। और कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है डिप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो जिंक सल्फेट होता है ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है इसमें होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, चलिए पता करते हैं आखिर में प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, जब इसमें हम जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे जिंक सल्फेट में, और एक सर्किट के द्वारा इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, इसमें वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्रेकडाउन होगा जिंक आयन और सल्फेट आयन में। जिंक +2 एंड देखिए यहाँ पे जिंक +2 आयन और सल्फेट 2 आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का है। जब ये जिंक भी ब्रेकडाउन होगा जिंक +2 में जो आएगा सॉल्यूशन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव हमारा एनोड जो नेगेटिव है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगेगा। पॉजिटिव कैथोड है। ठीक है, मतलब कि एनोड से कैथोड की ओर मूव करने लगेगा, यहाँ से मूव करते हुए जाएगा कैथोड की ओर। ठीक है, सेम इसी तरह से कैथोड वाले सॉल्यूशन में भी, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ब्रेकडाउन होता है। कॉपर ब्रेकडाउन होता है कॉपर 2 आयन में, कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2- आयन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचता है इस सॉल्यूशन में। जैसे ही इस वाले सॉल्यूशन में, कैथोड वाले सॉल्यूशन में पहुँचता है, या 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है कॉपर पॉजिटिव, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इससे रिएक्शन कर लेगा और कॉपर आयन को कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। करंट फ्लो एक चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ पे एक देखिए साल्ट ब्रिज यूज किया है, मतलब एक ऐसा ब्रिज जिसमें साल्ट का सॉल्यूशन हो। जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है क्या होता है, वह पोटेशियम क्लोराइड से यूज कर दिए, कभी कभी सोडियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड ब्रेकडाउन होता है पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। अब देखिए, इसमें जिंक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है जिंक, इसमें जिंक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसमें कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गया, कॉपर आयन से रिएक्शन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर क्या करेगा, कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो मान लीजिए कि इसका कंसिस्टेंसी में इफेक्ट करेगा, कंसिस्टेंसी में इसमें डिफरेंस करेगा, कंसिस्टेंसी बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस साल्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम आयन है इसमें देखिए, इसमें सल्फेट का आयन भी जो होता है SO4 2- सल्फेट आयन का भी कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। जैसे कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा, वैसे सल्फेट आयन का भी कंसंट्रेशन इसमें बढ़ने लगेगा, इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि यह करंट फ्लो प्रॉपर रूप से कंसिस्टेंसी में चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, इसके लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट के काम करता है, या पोटेशियम
पॉजिटिव होता है जो निगेटिव सोल्यूशन की ओर आता है, और क्लोराइड जो होता है पॉजिटिव सोल्यूशन की ओर आता है। जिंक जो होता है क्लोराइड से रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड न्यूट्रल हो जाता है, और ये सोल्यूशन जो होता है फिर से वही काम अपना शुरू कर देता है। इसमें जो होता है पोटेशियम आयन आता है मूव करते हुए, सल्फेट से रिएक्शन करता है, पोटेशियम सल्फेट बनाता है, और ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। इस तरह से सर्किट चलता रहता है, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग एनालाइज कर लेंगे इसमें कि हाँ कितनी मात्रा में इसमें जिंक प्रेजेंट है, जो हमें पता लगाना था, ठीक है। देखिए एनोड पे क्या होता था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैथोड पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, रिडक्शन मतलब होता है रिसीव करना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है, टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आयन का एक्सचेंज, ठीक है। आयनिक डिसबैलेंस मेंटेन, जो आयनिक डिसबैलेंस हो गया था उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है, टू न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि हम लोग पढ़े हैं अभी को। पोटेशियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है पोटेशियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज होते हैं उसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, आर रेफरेंस से इसको डिनोट करते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ई इंडिकेटर, जंक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को डिनोट करेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड्स मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड द जंक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखते हैं अगर इस वाले स्ट्रक्चर को आप समझ गए हैं, समझ लीजिए आप इसमें आगे पूछे जाने वाले सवाल जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलमल इलेक्ट्रोड दोनों के बारे में सॉल्व कर सकेंगे। मतलब इसमें बताया गया कि हम लोग पढ़े हैं 2 इलेक्ट्रोड के बारे में, एनोडिक मतलब जिंक ऑक्साइड इधर जो होता है जिंक का इलेक्ट्रोड था, इधर जो होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड था। बस उसमें क्या करना है, उसमें हम लोग को किसी एक स्थान पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देंगे या फिर कैलमल इलेक्ट्रोड को लगा देंगे, चाहे यहाँ एनोड के रूप में कभी कैथोड के रूप में, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कभी कभी इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। पहली बात इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर से ही सब कुछ समझ में आएगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका सवाल कंप्लीट, ठीक है। देखिए एक सॉल्यूशन है जो कि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। 1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये होता है प्लेटिनम वायर का बना होता है। देखिए प्लेटिनम वायर होता है ना, प्लेटिनम वायर का इलेक्ट्रोड है, जो कि नीचे की साइड प्लेटिनम का फॉयल लपेटा हुआ होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस साल्ट ब्रिज जो हम लोग इसमें पढ़े हैं साल्ट ब्रिज का ना, वो ब्रिज इसमें से जुड़ा होता है। बबल्स फॉर्म क्यों करते हैं, इसमें H2 गैस का हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड करते हैं एट द 1 atm प्रेशर पे, इसमें आता है, यहाँ पोर होता है, इस पोर से निकल के आकर सोल्यूशन में आ जाता है। सोल्यूशन में आने के बाद सोल्यूशन में बबल फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखें इस पढ़ लेते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये जो साल्ट ब्रिज का हम लोग काम कर रहे हैं, साल्ट ब्रिज देखिए यही है, यही साल्ट ब्रिज। मान लीजिए कि वह एनोड की जगह पे जो हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पढ़ रहे हैं, इसको उठाइए और इसको लेकर आइए यहाँ पे, इसको रिप्लेस करिए, इसकी जगह पे रख दीजिए। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको अब एनोड के रूप में काम कराएंगे या तो कैथोड के रूप में काम कराएंगे, ठीक है। इसी के रूप में हम लोग पढ़ना है। अगर एनोड के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड के रूप में काम करेगा तो रिडक्शन होगा, उसमें H2 गैस का यूज़ हो रहा है। अब सब काम H2 गैस पे डिपेंड करता है। वर्किंग देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में सबको लिख लीजिएगा, जो बनाया गया है उसका वर्किंग पूछा है, देख लीजिए। H2 गैस इंसर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग पढ़े हैं H2 गैस को इंसर्ट किया गया है, केमिकल में जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे केमिकल में गया ना, H2 गैस को इंसर्ट किए हैं, इलेक्ट्रोड के थ्रू आता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन में बबल फॉर्म करता है। बबल फॉर्म करने के बाद जो होता है हम लोग देखते हैं क्या होता है। बबल फॉर्म करता है। अब देखिए उसमें अगर एसिडिक व्हेन द एक्ट एज द एनोड, अगर वह इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा एनोड की तरह काम करेगा, एनोड मतलब होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, मतलब H2 गैस आएगा वहाँ पे, उसका इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, मतलब कि 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वह कैथोड की तरह काम करेगा तो वहाँ रिडक्शन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा और वह H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2H+ रिएक्ट विद द 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द H2 गैस, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है कैलमल इलेक्ट्रोड। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी उसका प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, उसमें कुछ शब्द जो होता है अलग लिखना है हम लोगों को। कैलमल इलेक्ट्रोड में हम लोग को पढ़ना है, देखिए एक कंटेनर होता है जो कि उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है, नीचे साइड में मरकरी होता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में नीचे होता है, और इसमें जो होता है प्लेटिनम वायर जो होता है डिप होता है, सीधे आता है कहाँ पे, मरकरी में,
और इसमें Hg2Cl2 और Hg का पेस्ट जो होता है इसे कैलमल कहते हैं। इस मरकरी के ऊपर एक लेयर बना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें फिल कर देते हैं। अब इसको एज ए इलेक्ट्रोड या इसको एज ए इलेक्ट्रोड उसमें यूज करेंगे, किसमें, किसी भी सेल में, केमिकल सेल में उसमें यूज करेंगे। जैसे कि अगर वह एनोड की तरह काम करेगा तो जो Hg हमारा है, मतलब कि जो हमारा मरकरी है, वह 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर कैथोड रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वह मरकरी फिर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2022-23 का जो जी क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 5 से ही पूछा गया है। अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। स्टेट द वर्किंग ऑफ द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। डीएमई क्या होता है, आखिर में डीएमई होता क्या है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन। ये लास्ट टॉपिक, यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है, जो कि पोलरोग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है कनेक्टेड विद द नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। हम लोग पढ़े हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पोलराइजेबल होता है, एक नॉन पोलराइजेबल होता है। तो जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब कि यहाँ पर पोलराइजेशन होता है। जो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे कहते हैं पोलरोग्राफ, ठीक है। जो कर्व होता है उसे कहते हैं पोलरोग्राम कहते हैं, जो सिग्मॉइड शेप का होता है। जो हमारा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है, वो होता है कैलमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गया, समझ लीजिए कि हम लोग डीएमई को समझ गया, ठीक है। सिंगल डीएमई के स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे समझिए। इन पोलरोग्राफी जो होता है, इट एक्ट एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह इसमें इसका यूज होता है। अब देखिए, नॉर्मल जो डीएमई होता है, ये डीएमई का इलेक्ट्रोड है। इस सोल्यूशन होता है Hg रिजर्वायर, मतलब मरकरी का सोल्यूशन कंटेनिंग किया होता है। इसमें ग्लास कैपिलरी होता है और मरकरी आता है यहाँ से डिप बाय डिप सोल्यूशन में गिरता रहता है। इसको पूरे समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा इसके पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर रूप से। देखिए, ये डीएमई का पूरा कंटेनर है, कैथोड की तरह काम कर सकता है या तो एनोड की तरह काम कर सकता है, डिपेंड करता है कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें मरकरी फिल हुआ है। एक कैपिलरी आता है सीधे किसमें, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें जो होता है सैंपल सोल्यूशन होता है, उसमें एनालाइट होता है, जिसके बारे में हम लोग पता लगाना है, ठीक है। इसमें एक जो होता है सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है हमारे रेफरेंस सेल से, मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, जो कि कैलमल इलेक्ट्रोड होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक कैलमल इलेक्ट्रोड हो गया जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, एक होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड काम करते हैं, बीच में साल्ट का ब्रिज होता है और वो जुड़ा होता है किससे, साल्ट सैंपल सोल्यूशन से, जो कि एनालाइट को कंटेन किया था, जिसके बारे में हमें पता लगाना है, एनालिसिस करना है, जिसका टाइट्रेशन करना है। मान लीजिए इसमें कोई मेटालिक साल्ट, मेटालिक आयन सोल्यूशन है, आयनिक सोल्यूशन है, इसको पता लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कैथोड की तरह काम कर रहा है हमारा डीएमई, ठीक है। और जो कैलमल रेफरेंस है, जो हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड है, वो काम कर रहा है कैसे, एनोड की तरह। इसको एक सर्किट से जोड़ देते हैं वोल्टमीटर लगा करके, ठीक है। अब जो हमारा मरकरी होता है डीएमई में, मरकरी धीरे धीरे कैपिलरी के द्वारा आता है इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे डिप बाय डिप, यहाँ से 1 से 5 सेकंड के बीच में डिप बाय डिप एक ड्रॉप गिरता रहता है, ठीक है। गिरता रहता है। उसके पहले जो इसमें N2 गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, ताकि इसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन हो वो निकल जाए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो। Hg जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरेगा, इसका आयनाइजेशन होगा। जो आयन इसका होगा ना, सैंपल का जो आयन होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा वह नेगेटिव की ओर मूव करेगा, जो नेगेटिव आयन होगा पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, ठीक है, एनोड की ओर। इस तरह से एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि रिकॉर्ड करता है कितनी मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है। उसी बेसिस पे उसको मेजर करते हैं कि हाँ कितनी मात्रा में कितना आयंस हमारा इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मेटालिक साल्ट प्रेजेंट है, कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, उसको पता लगा लेते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर है। चलिए इसके वर्किंग को देख लेते हैं। जो बताया सेम वही वर्किंग है। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है, एक्ट एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। आइदर वर्क एज द कैथोड और एक्ट एज ए एनोड। अगर हमारा डीएमई एनोड की तरह काम करेगा तो जो हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड है वह कैथोड की तरह काम करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, ठीक है। एनालाइज सॉल्यूशन इन इज प्लेस इन द बीकर। जो बीकर में सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसी को एनालाइज करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज ऐड, उसमें पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया होता है। नाइट्रोजन गैस इंसर्टेड एंड बबल इन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। एग्जिट ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को निकालने के लिए नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, रूप में निकल जाएगा, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए। मरकरी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड होगा। उसके बाद में मॉलिक्यूल आयनाइज होकर के अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, जिसके कारण उसमें वोल्टेज मतलब अप्लाई हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होगा, उसके बेसिस पे जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको एनालाइज कर देगा, मेजर करेगा कितनी करंट फ्लो हो रहा है, कितनी मात्रा में हमारा आयन जो होता है वहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 2022-23 का ही 5वां क्वेश्चन है, जो एक बच गया था। क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स टाइट्रेशन।
डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द डाइक्रोमेट्री। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें एक टाइप है डाइक्रोमेट्री, उसके प्रिंसिपल को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा टाइट्रेशन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, इन दिस टाइट्रेशन वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज्ड सच एज द पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन, सेरिक सल्फेट, पोटेशियम आयोडेट एंड द पोटेशियम ब्रोमेट। ये सारे जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे एजेंट का जो होता है ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन विद द रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं इसी के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। परमैग्नोमेट्री, रिडॉक्स टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री, सेरियोमेट्री, ब्रोमोमेट्री एंड द डाइक्रोमेट्री रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं डाइक्रोमेट्री क्या होता है, इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। प्रिंसिपल को, टाइट्रेशन विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम आर बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट आयन जो कि हेक्सावैलेंट होता है इनटू द ट्राईवैलेंट क्रोमियम आयन। अब देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन करेगा, किससे करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन करेगा, जो कि वह पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो डाइक्रोमेट आयन होता है हेक्सावैलेंट होता है, मतलब 6 वैलेंसी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसको, वह कन्वर्ट हो जाएगा ट्राईवैलेंट मतलब कि 3 वैलेंसी में। ठीक है, अब कैसे होता है उसको समझने के लिए पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, पूरा रिएक्शन हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क जो कि हम एनालिसिस में हम लोग एनालाइज करते चले आए हैं। ठीक है, इसमें ब्यूरेट में हमारा एसिडिक मीडियम रहेगा जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट रहेगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर ब्रेक डाउन होता है तो पोटेशियम आयन और क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेट आयन मतलब CR, इसमें 6, इसकी बैलेंसी 6 होगी, 6 बैलेंसी है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हुए हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे, मतलब उसे कहते हैं हेक्सावैलेंट। अब देखिए, जो कॉनिकल फ्लास्क होता है इसमें जो हमारा एनालाइट है जिसको हमें एनालाइज करना है, जिससे हमको रिएक्शन कराना है, टाइट्रेशन कराना है, वह सब्सटेंस है, वह एजेंट है, क्या होता है, फेरस आयन जो कि Fe2+ है। ठीक है, या फेरस आयन Fe2+ जो होता है इसी से हमको रिएक्शन कराना है, टाइट्रेशन कराना है। ठीक है, उसमें इंडिकेटर का भी यूज़ कर देते हैं फॉर द इंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं ऊपर से बूंद बूंद के रूप में हमारा क्रोमेट आयन इसमें सोल्यूशन में आने लगेगा, तो क्या करेगा, हमारा फेरस आयन के साथ रिएक्शन करेगा जो कि कन्वर्ट करेगा फेरिक आयन में। देखिए, इसमें फेरस आयन था Fe2+, लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो क्या Fe3+ हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं आपको। ठीक है, और फेरिक आयन में आ जाएगा। ठीक, और इंडिकेटर जो होगा इंड पॉइंट पे कलर चेंज कर देगा, बता देगा कि हाँ रिएक्शन कम, जब तक इस सॉल्यूशन में फेरस आयन रहेगा तब तक इसमें रिएक्शन होता रहेगा। ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे फेरस आयन समाप्त हो जाएगा और फेरिक आयन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा। चलिए रिएक्शन समझ लेते हैं, रिएक्शन क्या बताता है। देखिए, Fe2+ फेरस आयन है जो कि हमारे इस कॉनिकल फ्लास्क में है, क्रोमेट आयन जो कि हमारे इस ब्यूरेट में है। ठीक है, दोनों रिएक्शन करेंगे, पहले दोनों को समझ लेते हैं है क्या ये। देखिए, जो फेरस आयन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्रोमेट आयन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उसके बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब होता है जो रिडक्शन करेगा, किसका करेगा, इसका करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि जो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, किसका, फेरस आयन का। अब देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस आयन का। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन करेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन करेगा, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक ही साथ 2 रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए कहते हैं इसको रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा इसका। ठीक है, मतलब कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, फेरस आयन से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा इसमें से, तो Fe3+ मतलब कि फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें से क्रोमेट आयन इसमें गिरता रहेगा सॉल्यूशन में, फ्लास्क में रिएक्शन करता रहेगा, फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, और हमारा क्रोमियम आयन जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होगा, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, इसका क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐड होगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे, बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि Cr3+, 3 वैलेंसी इसकी बच जाएगी। अभी 3 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, क्रोमियम आयन बन जाएगा। ठीक है, क्रोमेट आयन फेरस आयन को तब तक कन्वर्ट करता रहेगा फेरिक आयन में जब तक कि यह फेरस आयन इसमें से समाप्त ना हो जाए। एक समय आएगा फेरस आयन समाप्त हो जाएगा और टोटली फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा
और उस पर जो होता है हमारा इंडिकेटर होगा, ग्रीन कलर को कन्वर्ट कर देगा वायलेट कलर में। मतलब कि एंड पॉइंट पे हमारा जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन रहेगा वह वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मालूम हो जाएगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें जो हमारा इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसमें डाइफिनाइलएमाइन को भी इसमें इंडिकेटर के रूप में मतलब इंडिकेटर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तथा एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि उसमें बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। सब कुछ हमें कंटेंट पता है, सब कुछ मालूम होने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं, आखिर में क्यों बैक लग जाता है, लिखने का तरीका नहीं पता होता है। तो उसमें हम बताएंगे आखिर में एग्जाम में कैसे लिखें, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।